नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है चालाकी का फल। हाँ हाँ माँ, सुन रही हूँ। आप थोड़ा धीरे से बोलिए, बाहर भी आवाज जा रही है। अगर उन बुढ़े बुढ़िया ने सुन लिया तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। वैसे भी उन दोनों बुढ़े बुढ़ियों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, और अगर ये सब बातें उन दोनों ने सुन ली तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कि तभी दरवाजे के बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। तो शीतल घबराकर फोन रखती है और दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर कोई नहीं था। वह इधर उधर जाकर भी देखती है। तभी अचानक से उसके ससुर चितरंजन दास जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, बहू क्या हुआ, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? कुछ हो गया? तो शीतल अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोलती है, कुछ नहीं बाबूजी, ऐसे ही मुझे लगा कुछ गिरा। अरे हाँ बेटी, वह मैं इधर से आ रहा था तो मेरे हाथ से मेरे चश्मे का डब्बा गिर गया था। अपने चश्मे के डब्बे को दिखाते हुए बोले। फिर वह अपनी बहू से बोलते हैं, बेटा क्या तुम अभी रसोई घर से आई हो? मुझे बहुत जोर प्यास लगी है। तेरी सासू माँ जाने कहाँ चली गई है। हो सके तो मुझे एक गिलास पानी लाकर दे दो। अपने ससुर जी की बात सुनकर शीतल को सांस में सांस आई और उसने सोचा कि वह जो फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी उसको उसके ससुर जी ने नहीं सुना। और वह झट से रसोई घर में गई और अपने ससुर जी को पानी देकर बोली, अच्छा पिताजी, अब मैं चलती हूँ। और अपने कमरे में आकर फिर से अपनी माँ को फोन करके बोलती है, माँ आज तो आप मुझे मरवा ही डालती। कितनी बार कहा है कि यह सब बातें फोन पर मत किया करो। आखिरकार शीतल अपने माता पिता समान सास ससुर से क्या छुपा रही थी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। शर्मा जी की गली में आज एक घर विशेष रूप से चमक रहा था। हर कोने में रोशनी की सजावट थी, मानो घर ने अपने भीतर छुपी सारी खुशियां बाहर बिखेर दी हों। ये घर था कुंती देवी का, जो हरिपुर की गली नंबर 5 में रहता था। आसपास के लोग उनके घर की सजावट और रौनक देखकर समझ गए थे कि घर में कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। कुंती देवी के पोते आरव का जन्मदिन था। आरव अभी 3 महीने का हुआ था और इसी खुशी के उपलक्ष्य में उनके बेटे राहुल और बहू शीतल ने एक शानदार पार्टी रखकर मनाने का फैसला किया था। गांव के प्रतिष्ठित लोग, आस पड़ोस के करीबी रिश्तेदार और राहुल और शीतल के ऑफिस के दोस्त, सभी को निमंत्रण दिया गया था। कुंती देवी ने अपने पोते के लिए खास तैयारियां की थीं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे दिन वह घर को सजाने, पकवान बनाने और मेहमानों का स्वागत करने में जुटी रहीं। शाम होते ही घर मेहमानों से भर गया। मेहमान खुश थे, बच्चे खेलने में व्यस्त थे और हंसी मजाक के बीच कुंती देवी अपने पूरे समर्पण से मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी मेहनत और सेवा करने का जज्बा देखते ही बनता था। रसोई घर से गर्मा गर्म समोसे और चाय लेकर आना और सबको मुस्कान के साथ परोसना, यही उनका तरीका था। पार्टी अपने पूरे जोश पर थी, तभी कुंती देवी चाय और समोसे की ट्रे लेकर बाहर आ रही थी कि उनका पैर रसोई के दरवाजे की चौखट से टकरा गया। उन्होंने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रे उनके हाथ से छूट गई। चाय के प्याले और समोसे जमीन पर बिखर गए। इससे भी बुरा यह हुआ कि चाय उनके कपड़ों पर गिर गई, जिससे उनकी साड़ी पर गहरे दाग पड़ गए। यह सब देखकर मेहमानों के बीच हलचल मच गई। सभी की नजरें कुंती देवी पर टिक गईं। कुंती देवी ने खुद को संभाला और झिझकते हुए ट्रे उठाने लगे। तभी उनकी बहू शीतल तेजी से उनके पास आई, परंतु शीतल ने यह पूछने की बजाय कि उनकी सास को कोई चोट तो नहीं आई, वह गुस्से में भड़क गई। शीतल ने नाराज होते हुए कहा, माँ जी, आखिर आपका ध्यान कहाँ रहता है?
मैंने आपको अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने के लिए दी थी और आपने उसे भी खराब कर दिया। जानते हैं, ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे कितने प्यार से दी थी। आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि यह कितनी महंगी है। आपकी वजह से मेरी इतनी प्यारी साड़ी बर्बाद हो गई। कुंती देवी हैरानी से अपनी बहू को देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहू मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा इसे खराब करने का नहीं था। बस पैर चौखट से टकरा गया और यह सब हो गया। मैं बहुत संभल कर चल रही थी, लेकिन शीतल तो सुनने के मूड में नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, आपसे उम्मीद करना ही बेकार है। आपको तो कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है। महंगी चीजों को संभालने का तो आपसे मतलब ही नहीं। आपको 100-200 रुपए की साड़ी पहननी चाहिए, वही आपके लायक है। मेरी गलती थी जो मैंने आपको अपनी इतनी अच्छी साड़ी पहनने दी। शीतल की बातों से आहत कुंती देवी ने नजरें झुका ली। वह सोच रही थी कि शायद उनका बेटा राहुल उनकी तरफ से कुछ बोलेगा। आखिर वह उनकी इज्जत करेगा और बहू को शांत करेगा। लेकिन राहुल ने जब बोलना शुरू किया तो कुंती देवी के दिल को और ठेस पहुंची। राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। इतनी महंगी साड़ी पहन रखी थी तो संभल कर चलना चाहिए था। अब देखो शीतल का मूड खराब हो गया है। आपने सबके सामने हमें शर्मिंदा कर दिया है। कुंती देवी की आंखें भर आईं। उनका विश्वास था कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी ममता और प्यार से बड़ा किया, आज उनके सम्मान की रक्षा करेगा। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर उनका दिल टूट गया। घर में बैठे मेहमान जो कुछ देर पहले तक पार्टी का आनंद ले रहे थे, अब फुसफुसाहट करने लगे। कुछ लोग कुंती देवी को अजीब नजरों से देख रहे थे, तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे। इतनी उम्र में भी इन्हें काम करना पड़ता है। बहू तो सही कह रही है, ध्यान रखना चाहिए था। कुंती देवी यह सब सुनकर भीतर तक घबरा गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। उन्होंने झुककर ट्रे उठाई और खुद को रसोई में बंद कर लिया। रसोई में बैठी कुंती देवी के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उन्होंने अपने पति के साथ बिताए संघर्ष के दिन याद किए, जब उन्होंने अकेले मेहनत करके राहुल को बड़ा किया था। अपने जीवन की हर खुशी राहुल की खुशियों के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन आज उसी बेटे ने सबके सामने अपनी माँ का अपमान किया। कुंती देवी को यह एहसास हो गया था कि अब उनके इस घर में उनकी जगह केवल एक काम करने वाली की रह गई थी। कुंती देवी ने रसोई में बैठकर खुद को मजबूत किया। उन्होंने सोचा, अब और अपमान नहीं सहना है। मैं इस घर में सिर्फ अपने पोते के प्यार के लिए रहती हूँ, लेकिन अब मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना होगा। उनको पूरा विश्वास था कि उनका बेटा उनके पक्ष में दो शब्द जरूर बोलेगा, लेकिन उनका विश्वास आज तार-तार हो गया था। अपने बेटे और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से कुंती जी अंदर तक आहत हो चुकी थी। रसोई घर में बैठी हुई कुंती जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और बाहर निकलकर आई, तो जब बाहर अपना तमाशा बनते देखा तो कुंती जी से अब वहां रुका ना गया। बिना किसी से कुछ कहे वह अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। गर्मा गर्म चाय गिरने के कारण कुंती जी के हाथों और पैरों में छाले पड़ गए थे, जिन पर किसी का ध्यान तक नहीं गया था। लेकिन यह भी सत्य था कि उन छालों की जलन भी उन्हें इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी आज जितने बेटे बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ पहुंची थी। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। बैठे बैठे सोचने लगीं, आज पूरे 5 महीने हो गए मुझे अपने बेटे बहू के घर आए, और इस दौरान मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर मैं बिना किसी शिकायत के सारे काम करती रही। बहू और बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया।
कभी थकावट भी हो जाती थी तो भी काम में लगी रहती थी, किसी से कुछ नहीं बोलती, घुटनों में दर्द भी होता, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुंह से उफ तक ना निकलते, बल्कि यह सोचकर कि कहीं बहू को बुरा ना लगे। लेकिन ना तो यह सब मेरे अपने बेटे को दिखाई दिया और ना ही बहू को। और आज अगर गलती से बहू की साड़ी पर थोड़े दाग लग गए तो सबके सामने उसने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज वह अपने कमरे में बैठे बैठे उस दिन को कोस रही थी जब वह अपने बेटे बहू की बात मानकर बड़ी खुशी से उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 5 महीने पहले जब शीतल माँ बनने वाली थी और एक दिन राहुल सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी शीतल उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है राहुल। तो राहुल बोलता है, कहो क्या कहना है। राहुल, मेरी हालत तो तुम जानते ही हो, मुझसे अब घर के इतने काम नहीं हो पाते हैं, मुझे अब चक्कर भी आने लगते हैं। जरा सा काम करती हूँ तो थोड़ी से में ही थकावट होने लगती है। मैं सोच रही हूँ कि दिन भर के काम के लिए क्यों ना हम एक काम वाली बाई लगा लें, मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी। शीतल की यह बात सुनकर राहुल ने कहा, नहीं शीतल, काम वाली बाई का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। तभी शीतल उसकी यह बात सुनकर भड़कते हुए बोलती है, बस तुम्हें तो अपने खर्चे की पड़ी है, मेरी तो तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। शीतल ने गुस्से में कहा। तो राहुल बोला, देखो शीतल, अभी तो मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, इस बारे में हम रात को बात करेंगे, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारा काम भी हो जाए और तुम्हें आराम ही आराम मिले। राहुल की यह बात सुनकर शीतल बहुत खुश हो गई और चहकते हुए बोली, अच्छा ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे भी बताओ, आखिरकार क्या करने वाले हो जिससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस तुम देखती जाओ, जो तरकीब मैंने सोची है ना, उससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर राहुल अपने ऑफिस चला गया। राहुल के जाते ही रोजाना की तरह शीतल की मोबाइल की घंटी बज उठी और उसके बाद काफी देर तक शीतल अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जैसे ही राहुल वापस आया और राहुल ने देखा कि घर पर तो खाना बना ही नहीं है, रसोई का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, तो अपनी पत्नी से कहने लगा, तुमसे घर का काम नहीं किया जाता ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं गांव से अपने माँ पिताजी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी बहुत अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। राहुल ने जैसे ही इतना बोला कि वह अपने माता पिता को यहाँ पर बुला लेगा, तो शीतल ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, जो तुम अपने माँ पिताजी को यहाँ बुलाकर लाओगे। पता भी है उनके आने से हमारा खर्चा कितना बढ़ जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर राहुल तुरंत बोलता है, क्या बुराई है उन्हें यहाँ बुलाने में। तब शीतल दोबारा बोलती है, तुम्हारी माँ जी यहाँ पर आएंगी वह तो मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी यहाँ आकर क्या करेंगे, उनके आने से हमारा कितना खर्चा बढ़ जाएगा, उसका तो जरा सोच लेते, इस बारे में तुमने नहीं सोचा। तो राहुल बोलता है, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देगी और बाद में बच्चों को संभालने के लिए भी हम माँ को इसी घर में रखेंगे। यह भी तो सोचो, तुम्हें काम वाली बाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और पिताजी बाहर के सारे काम कर लिया करेंगे, इससे भी तुम्हें कितनी सहूलियत हो जाएगी। यह बात सुनकर शीतल बोली, अरे हाँ, यही बात तो मेरी माँ ने भी कही थी कि अपनी सासू माँ को बुला लो, घर के काम के लिए उनके होते हुए तुम्हें नौकरानी की क्या जरूरत है। तभी राहुल उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा।
तो शीतल बात को बदलते हुए बोली, वह मेरा मतलब है कि मेरी माँ का फोन आया था। वह भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर पर बुला लेना। घर के काम से लेकर बच्चों को संभालने तक सारे काम को करती रहेंगी और तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेंगी। मेरे कहने का मतलब यह था। लेकिन राहुल, माँ जी का तो ठीक है, लेकिन पिताजी का यहाँ क्या काम है? उन्हें तो वही गांव में रहने दो। यहाँ तो केवल माँ जी की जरूरत है। तभी राहुल ने कहा, तुम समझती नहीं हो शीतल। अगर हम माँ को इतने समय के लिए अपने घर बुलाएंगे तो गांव में पिताजी के खाने पीने की बहुत समस्या हो जाएगी। और अगर पिताजी यहाँ पर रहेंगे तो बाहर के सारे काम वही करते रहेंगे। सब्जी लाना सब काम पिताजी कर लेंगे। और फिर तुम यह क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है। जब वह इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में खर्च करेंगे। मेरा खर्चा बहुत कम हो जाएगा। और तो और उन्हें रिटायरमेंट पर बड़ी अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसकी उन्होंने एफडी बनवा ली है। उसका भी पूरा होने का समय आ गया है। जब पिताजी यहाँ आएंगे तो लगे हाथ मैं उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूंगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी शीतल बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ पिताजी भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाएं। मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रह सकती। मुझे तो प्राइवेसी पसंद है, उसमें दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब राहुल ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो? एक बार पैसे हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पति की यह बात सुनकर शीतल तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, तो फिर किस बात की चिंता है? राहुल, जल्दी लगाओ ना अपनी माँ को फोन। राहुल ने तुरंत ही फोन किया। हेलो माँ। हेलो, हाँ बेटा। राहुल, कैसे हो तुम दोनों? मेरी बहू रानी कैसी है? वह माँ, शीतल की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। आप तो जानती हैं उसे 7वां महीना पूरा हो गया है और 8वां महीना चल रहा है। अब उस बेचारी से घर का काम भी नहीं किया जाता और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही। माँ, तुम्हारी बहू बहुत ही परेशान रहती है और बहुत ही थकी थकी भी रहती है। डॉक्टर ने उसको आराम करने को भी बोला है। उसको अब बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी है। माँ, एक काम करो ना, अगर कुछ समय के लिए आप लोग यहाँ आ सको तो बहुत अच्छा होगा। बेटे की बात सुनकर कुंती जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ। तुम बहू का पूरा ख्याल रखना। ऐसा कहकर कुंती जी ने फोन रख दिया। शाम को जब चितरंजन दास जी घर लौटे तो कुंती जी उनसे कहने लगी, सुनिए जी, आपके बेटे का फोन आया था। बता रहा था कि बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अगले महीने उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही। इसलिए उन्होंने हम लोगों को वहां शहर में बुलाया है। पत्नी की यह बात सुनकर चितरंजन दास जी बोले, बात तो ठीक है कुंती। जब बच्चों को हमारी जरूरत है तो हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? बेटा बहू हमें दादा दादी बनाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं, तो क्या हम उनकी इतनी मदद नहीं कर सकते? बहू को वहाँ परेशानी हो रही होगी। तुम जल्दी से सामान पैक कर लो और वहाँ चलने की तैयारी करो। अपने पिता की यह बात सुनकर कुंती जी खुश हो गईं। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फोन किया और उत्साह से बोले, बेटा, हम 1-2 दिन में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है माँ, स्टेशन पर पहुंचकर मुझे फोन कर देना। मैं आप दोनों को लेने आ जाऊंगा। अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन इस बात का उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू किस इरादे से उन्हें अपने पास बुला रहे थे।
2 दिन के बाद कुंती जी और चितरंजन दास जी अपने बेटे बहू के पास बड़े उत्साह के साथ शहर में पहुंच गए। जैसे ही राहुल उन्हें अपने घर लेकर आया तो अंदर आते ही बोला, देखो माँ, कल से आपकी बहू की तबीयत कितनी खराब है, उल्टियाँ हो रही है। अब तक तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और आज से माँ घर की बाकी जिम्मेदारियां भी आपके हवाले हैं। बेटी ने उन्हें इतना हक जताकर बात की तो कुंती जी खुश हो गईं। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपनेपन के साथ उसने मेरे आते ही अपने घर के सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। कुंती जी ने सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली और घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम कुंती जी अकेले ही संभालती थीं। अपनी पत्नी को दिन रात काम में जुटे हुए देखा तो चितरंजन दास जी उनसे कहने लगे, अरे भगवान, तुम पूरा दिन काम में लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। अपने पति की बात सुनकर कुंती जी बोलती हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है, इस खुशी के आगे तो मुझे अपने घुटनों का दर्द भी नजर नहीं आता। अभी चितरंजन दास जी और कुंती जी आपस में बात ही कर रहे थे कि कमरे से शीतल की आवाज आती है, माँ जी, मेरे लिए चाय बना देना। उसी समय राहुल भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। वह भी अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोलता है, माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी लाई बेटा, कुंती जी बोलती है। यूं ही काम करते करते 2 महीने बीत गए और वह दिन भी आ गया जब उनकी बहू शीतल ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अपने पोते का मुंह देखकर चितरंजन दास जी और कुंती जी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आज उनको ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां उन्हें मिल गई हों। शहर के एक पॉश इलाके में बेटे के घर रहने वाले चितरंजन दास और उनकी पत्नी कुंती जी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों के सहारे की उम्मीद करते हैं। उनका बेटा राहुल और बहू शीतल उनके साथ रहते थे। कुंती जी सरल स्वभाव की थीं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे राहुल की खुशियों के लिए समर्पित कर दी थी। अब जब उनका बेटा एक प्रतिष्ठित नौकरी पर था और उनका परिवार खुशहाल दिखता था तो कुंती जी को लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई। गांव की जड़ों से जुड़ी कुंती जी और चितरंजन दास जी ने अपने छोटे से गांव में एक पुराना मकान बनवाया था। हाल ही में राहुल और शीतल ने इस मकान को बेचने और उसके साथ साथ चितरंजन दास जी की एफडी के पैसे को एक बड़े सपने में बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्हें शहर के एक हाई फाई इलाके में बड़ा आलीशान मकान खरीदना था। यह सपना राहुल और शीतल की आंखों में चमक रहा था। दोनों खुली आंखों से नए घर के लिए योजना बना रहे थे। कौन सी सोसाइटी होगी, घर में कितने कमरे होंगे और फर्नीचर कैसा होगा। कुंती जी अपनी बहू शीतल और पोते आरव की देखभाल में अपना अधिकांश समय बिताती थीं। आरव के आने से पूरे घर में नई ऊर्जा आई थी। कुंती जी भी पोते की खिलखिलाहट में अपने पुराने दुख दर्द भूल जाया करती थीं। एक दिन कुंती जी रसोई में कुछ काम निपटा रही थे, तभी उन्होंने आरव के रोने की आवाज सुनी। वह काम छोड़कर तुरंत दौड़ी और पोते को गोद में उठा लिया। जैसे ही उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश की, शीतल रसोई से बाहर आई और गुस्से में कहने लगी, माँ जी, आपने आरव को बिना हाथ धोए कैसे उठा लिया? क्या आपको पता नहीं कि इससे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है? अगली बार जब भी मुन्ने को उठाना हो, पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया कीजिए। कुंती जी को बहू की बातों पर हैरानी हुई। उनकी आंखें यह देख रही थीं कि शीतल ने यह बात राहुल के सामने कही थी, लेकिन राहुल ने चुप रहकर यह दर्शा दिया
जबकि उसे अपनी माँ का अपमान होता देखना भी बुरा नहीं लगा। कुछ समय पहले राहुल और शीतल ने चितरंजन दास जी से गांव की पुश्तैनी जमीन और घर बेचने की बात कही। उनका तर्क था कि उस पैसे से वे शहर में एक बड़ा मकान खरीद सकेंगे। राहुल ने अपने पिता को यह भी समझाया कि उनके आरामदायक बुढ़ापे के लिए शहर में रहना ही बेहतर होगा। चितरंजन दास जी बेटे की खुशी के लिए सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने कुंती जी से कहा, यह घर बेचते समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी जड़ें काट रहे हैं। कुंती जी भी मन ही मन दुखी थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शीतल अपने व्यवहार में बहुत ही चतुर थी। वह कुंती जी से काम तो करवा लेती, लेकिन उनका सम्मान करना जैसे उसने सीखा ही नहीं था। अक्सर वह कुंती जी को ताने देती कि उनके पास ढंग की साड़ियाँ नहीं हैं या वे इस हाई फाई जीवन शैली के लायक नहीं है। राहुल भी इन बातों पर चुप रहता था, जैसे उसकी माँ का अपमान कोई बड़ी बात ना हो। कुंती जी को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह सोचने लगी, बहू को शायद अभी अनुभव नहीं है, यह सब नई माँ बनने की परेशानी है। इधर चितरंजन दास जी ने सोचा कि चलो बेटे बहू के लिए अपने गांव के मकान और जमीन को बेच देता हूँ। इसलिए वह अपने गांव को निकल लिए और अपनी पत्नी से बोल दिया कि वह इस काम को करके ही आएंगे। इसमें उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखना। चितरंजन दास जी के जाने के बाद उनकी बहू और बेटे बहुत खुश थे कि पिताजी अब तो घर और जमीन को बेच ही देंगे और उन पैसों से वह एक बहुत बड़ा घर खरीदेंगे। साथ ही एफडी के भी पैसे मिल जाएंगे। चितरंजन दास जी को गए हुए अभी 5 दिन ही हुए थे। उनके बेटे ने फोन पर बात की। वह बोला, पिताजी जमीन का क्या हुआ? तो चितरंजन दास जी बोले, बेटा जमीन बिक गई है और मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट का नंबर दे दिया है। सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ही आ जाएगा और एफडी का पैसा भी मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया है। बस बैंक मैनेजर बोल रहा था कि सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। मैं भी जल्द ही आने वाला हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। उनके बेटे राहुल ने जब यह बात सुनी तो वह खुशी से नाचने लगा। उसे लगा कि अब तो सारा काम हो गया है। दूसरे दिन आरव 1 महीने का हो गया था। शीतल और राहुल ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। कुंती जी ने बोला भी कि आरव के दादाजी को आ जाने दो, तब पार्टी कर लेना, लेकिन उनके बहू और बेटे ने बोल दिया कि माँ जी हमारा बेटा तो कल ही 1 महीने का हो जाएगा, तो हम पार्टी भी कल ही करेंगे। कुंती जी इसके आगे कुछ ना बोल पाई। शीतल और राहुल अंदर ही अंदर यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब तो माँ पिताजी की सारी प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा मिला है वह उनके पास आ ही गया है। वे अपनी ही दुनिया में मस्त हो गए थे। घर को खूब सजाया गया, शहर के नामी गिरामी हस्तियों को बुलाया गया। पार्टी की तैयारी में कुंती जी सुबह से ही जुट गई थीं। लेकिन जब शाम होने को आई तो शीतल उनके पास आई और बोली, माँ जी आपके पास पहनने के लिए कोई अच्छी साड़ी नहीं है। जो साड़ियाँ आप गांव से लेकर आई हैं वे पुराने डिजाइन की हैं। हाई फाई मेहमानों के सामने अगर आप अपनी सूती साड़ी पहनेंगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा। आप मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन ध्यान रहे ये मेरी माँ ने दी है और बहुत महंगी है, इस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। कुंती जी को यह सुनकर भीतर तक चोट पहुंची। उन्होंने शीतल की अलमारी से एक साड़ी ली और मजबूरी में पहन ली। पार्टी शुरू हो चुकी थी। राहुल और शीतल मेहमानों के साथ हंस बोल रहे थे। उधर कुंती जी सारा इंतजाम संभाल रही थी। कभी चाय लाना, कभी समोसे परोसना। इस सब के बीच वह बहुत थक गई थी। रसोई से चाय की ट्रे लेकर बाहर आते वक्त अचानक उनका पैर चौखट से टकरा गया।
चाय उनके हाथ से गिर गई और साड़ी पर बिखर गई। मेहमानों के सामने यह देखकर शीतल तमतमा उठी। उसने गुस्से से सबके सामने कहना शुरू कर दिया, माँ जी, मैंने आपसे कहा था कि इस साड़ी को संभाल कर पहनना, लेकिन आपसे तो कोई काम सही से होता ही नहीं। यह साड़ी इतनी महंगी है, मेरी माँ ने मुझे दी थी। आपको तो कोई चीज संभालना ही नहीं आता। अगर पता होता तो आपको अपनी साड़ी कभी पहनने के लिए नहीं देती। कुंती जी शर्मिंदा खड़ी थी। उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने राहुल की तरफ देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह कुछ कहेगा, लेकिन राहुल ने भी नाराजगी भरे लहजे में कहा, माँ, थोड़ा ध्यान रखा होता। इतनी महंगी साड़ी थी, अब देखो सारा मूड खराब हो गया। कुंती जी का दिल टूट गया। वह बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली गईं। कमरे में जाकर उन्होंने बहू की साड़ी उतार कर एक तरफ रख दी। आंसू बहाते हुए उन्होंने सोचा, मैंने अपना सारा जीवन इस घर के लिए दिया, आज वही घर मेरे लिए बेगाना हो गया। पार्टी खत्म होने के बाद जब उन्होंने शीतल से कहा, बहू, मैं साड़ी धोकर तुम्हें लौटा दूंगी, तो शीतल ने ताने भरे लहजे में जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी साड़ियाँ घर पर नहीं धुलवाती। आप उसे संभाल नहीं पाई तो साफ करने की क्या जरूरत है। कुंती जी चुप रही। कुंती जी अपने कमरे में आंसू बहा ही रही थीं कि तभी उनके फोन की घंटी बजी और उन्होंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, कुंती, कैसी हो? तो वह अपने आंसू पोंछकर बोली, मैं ठीक हूँ, आप कब आ रहे हैं? लेकिन उनके पति ने जब उनकी ऐसी उदासी भरी आवाज सुनी तो वे समझ गए कि लगता है उनकी पत्नी उदास है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ कुंती? तुम्हारी आवाज में आज वह जोश नहीं दिख रहा है, क्या कुछ हुआ है? तो कुंती जी बोली, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। कुंती जी इतना ही बोल पाई कि उनके आंखों से फिर आंसू निकल आए। उनकी आवाज रुबासी हो गई। तो उधर से चितरंजन दास जी समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। उन्होंने प्यार से कुंती जी से पूछा तो कुंती जी ने अपने साथ हुई सारी घटना को बता दिया। चितरंजन दास जी ने जैसे ही यह सब सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या करें। फिर वह बोले, कुंती, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही वहां आता हूँ। चितरंजन दास जी ने फोन तो रख दिया, लेकिन आज उन्हें अपने बेटे बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे सोच रहे थे कि ऐसे बेटे से तो ना बेटा होना अच्छा है। कहाँ मैंने सोचा था कि मैं अपना सब कुछ बेचकर अपने बेटे को एक बड़ा सा घर दिलवाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे ने ही अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान नहीं रखा। उसे तो सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी है। और ऐसा सोचकर वह एक जोश के साथ खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अपने बेटे और बहू का होश ठिकाने लगाने का समय आ गया है। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही रहता है। अब चितरंजन दास जी ने गांव से लौटने का निर्णय लिया और वापस लौटने पर उन्होंने अपनी पत्नी कुंती जी के लिए एक बेहद सुंदर और महंगी साड़ी खरीदी। वह जानते थे कि कुंती जी ने हमेशा अपनी जरूरतों को पीछे रखकर परिवार का ध्यान रखा था। इसीलिए चितरंजन दास जी ने अपनी पत्नी कुंती जी के लिए 30,000 रुपए की बहुत प्यारी सी एक साड़ी ली। वह साड़ी देखने में इतनी सुंदर थी, जो भी उसे देखता वह देखता ही रह जाता। चितरंजन दास जी जब शहर अपने बेटे के घर लौटे तब शीतल अपने कमरे में आराम कर रही थी। चितरंजन दास जी ने साड़ी को कुंती जी के लिए ड्राइंग रूम की मेज पर रख दिया और सीधे अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद शीतल, जो अपने कमरे में आराम से सो रही थी, वह जब नींद से जागी तो उसकी नजर साड़ी पर पड़ी। यह साड़ी बेहद खूबसूरत थी और महंगी भी। उसने खुशी खुशी उसे अपना समझकर उठाया और कमरे में जाकर पहन ली।
आईने में खुद को देखकर वह बेहद खुश हुई। तभी राहुल ऑफिस से घर आया। शीतल ने उसे बुलाया और बड़े उत्साह से पूछा, राहुल देखो मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। क्या तुमने इसे मेरे लिए खरीदा? राहुल चौंक कर बोला, यह साड़ी? लेकिन मैंने इसे नहीं खरीदा। शीतल आश्चर्य में पड़ गई। अगर तुमने नहीं खरीदी तो फिर कौन लाया? क्योंकि यह साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है और मैं ना जाने कितने दिनों से ऐसी साड़ी खरीदने को बेचैन थी। तुम झूठ बोल रहे हो ना हो यह साड़ी तुम ही मेरे लिए खरीद कर लाए हो। जरूर तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते होगे, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। राहुल ने अपनी पत्नी से कहा, शीतल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह साड़ी मैं नहीं लाया और तुम ठीक बोल रही हो, यह साड़ी बहुत महंगी है। लेकिन यह यहाँ पर कैसे आई और तुमने इसको क्यों पहन रखा है? इस बीच उनकी बातचीत सुनकर चितरंजन दास जी और कुंती जी कमरे से बाहर आ गए। चितरंजन दास जी मुस्कुराते हुए बोले, बहू यह साड़ी राहुल ने नहीं मैंने खरीदी है। राहुल ने चौंक कर पूछा, पिताजी आप कब आए? चितरंजन दास जी ने जवाब दिया, बस थोड़ी देर पहले ही, और यह साड़ी मैंने तुम्हारी माँ के लिए खरीदी है, तुम्हारे लिए नहीं। शीतल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तुरंत कमरे में गई, साड़ी बदली और उसे एक बैग में डालकर वापस ले आई। जब वह साड़ी मेज पर रखने लगी तो चितरंजन दास जी ने गंभीर लहजे में कहा, रहने दो बहू, अब ये साड़ी तुम ही रखो, शायद तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरी पत्नी अब किसी की उतरी हुई चीज नहीं पहनेगी। यह सुनते ही शीतल और राहुल के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। तभी चितरंजन दास जी ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले और राहुल की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह देखो बेटा, मैंने गांव के घर और एफडी के पैसे से अपनी पत्नी के नाम पर साड़ियों का एक बड़ा शोरूम खरीदा है। राहुल और शीतल अवाक रह गए। राहुल ने गुस्से से पूछा, पिताजी आपने यह क्या किया? आप तो हमारे नए मकान के लिए पैसे लाने गए थे। आपने वादा किया था कि वह पैसे हमें देंगे, फिर यह सब क्यों? चितरंजन दास जी ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से एक और वादा किया था, उसे एक सम्मान भरी जिंदगी देने का। मेरी मेहनत की कमाई है और इसे कहाँ खर्च करना है ये फैसला मैं करूँगा। और हाँ बहू, तुम यह मत सोचो कि मेरी पत्नी महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती। उसने आज तक साधारण जिंदगी इसलिए जी क्योंकि उसने परिवार के लिए त्याग किया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। इस पर राहुल बोलता है, लेकिन पिताजी आपने तो बोला था कि एफडी और जमीन बेचने पर जो पैसे मिले हैं वह सब हमारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, फिर आपने यह सब कैसे किया? तब चितरंजन दास जी बोलते हैं, बेटा यह तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बर्बाद होने से बच गया। मैं जब गांव जा रहा था और अपनी एफडी और जमीन को बेचकर सारे पैसे तुम लोगों के हवाले करने की सोच रहा था, उसी वक्त जब मैं घर से निकला तो मैं शीतल के कमरे के बाहर से गुजर रहा था, तो उसी टाइम वह अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने उसकी सारी बातें सुन ली और तुम सबका प्लान मुझे पता चल गया। इसलिए मैंने भी तुम लोगों के साथ एक गेम खेला कि मैं सब पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो तुम लोगों का असली चेहरा तुम्हारी माँ के सामने कैसे आता? राहुल और शीतल ने जब चितरंजन दास जी की बातें सुनी तो उनका सर शर्म से झुक गया और उन्हें अपने सोच पर बहुत गिलानी हुई। लेकिन अब पछताने से क्या होता है, क्योंकि उनके जो अपने माता पिता के प्रति विचार थे वह सब उनके माता पिता के सामने आ गए थे और उनके माता पिता का विश्वास उन दोनों के ऊपर से उठ गया था।
शीतल और राहुल को काटो तो खून नहीं। शीतल को अपने व्यवहार पर ग्लानि होने लगी। चितरंजन दास जी ने कुंती जी की ओर मुड़कर कहा, कुंती, अब तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह शोरूम सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारा सम्मान अब से कोई नहीं छीन सकेगा। कुंती जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी और गर्व के आंसू थे। कुंती जी और चितरंजन दास जी खुशी खुशी अपने बेटे के घर से चले गए और वापस कभी उनके घर नहीं आए। उनके बेटे राहुल और बहू ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उनका विश्वास उनके बेटे बहू पर से उठ चुका था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।